तो एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि द बंगाल फाइल्स नाम की कोई मूवी है, उसका ट्रेलर देखा जाए। तो जब मैंने उसे ओपन किया तो वो विवेक अग्निहोत्री जो हैं डायरेक्टर, उनकी ही मूवी है। ये वही है जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी। इससे पहले इन्होंने एक आई एम बुद्धा भी बनाई थी, जो कम्युनिज़्म की जो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पकड़ है और उन चीज़ों का इफ़ेक्ट है और उनकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। इवन दो वो मूवी शायद पता भी बहुत कम लोगों को है कि वो मूवी एग्जिस्ट करती है। मैंने वो मूवी पर्सनली देखी थी और मैं वो पर्सन हूँ जो बहुत चुनी हुई मूवीज़ देखता है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ठीक है, बहुत बढ़िया बजट नहीं था, टेक्निकली कुछ कमियां निकाली जा सकती हैं, जो वो सब्जेक्ट था उस मूवी को चुनने का, इंडिया में जो आपको इंडियन वर्जन स्पीलबर्ग लगता है या इंडियन वर्जन ऑफ कोई भी ग्रेट स्कॉर्सेजी या कोई भी ब्रिटिश एक्टर, जो जो भी आपको पसंद है, डेविड फिंचर, जो भी इन लोगों के समकक्ष रिडली स्कॉट इंडिया में आपको लगते हैं ना, इनमें से किसी के बस की ना हुई, ना किसी को सोच आई, ना किसी का विजन था कि इतनी डीप लेवल की एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम के ऊपर कोई बात कर पाता। ठीक है, विवेक अग्निहोत्री जी के पास पैसों के संसाधन नहीं होंगे या लेट से फाइनेंस नहीं उन्हें मिल पाया होगा। और अगेन ये आपको एक चीज़ कहता है कि भाई जिस चीज़ को कहने के लिए इतनी मुश्किल आ रही है, पूरा समाज खिलाफ है कि आप नहीं कह सकते ये चीज़, और जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो वो कहना कितना ज़रूरी है। तो मैंने विवेक अग्निहोत्री जी को तब से नोटिस करना शुरू किया कि ठीक है, इन्होंने एक्चुअली एक ऐसी चीज़ पे बात की है जिस पे कोई नज़र धर के भी, कान धर के भी राज़ी नहीं है, उस पर इन्होंने फिल्म बनाई है। और फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सीन होता है कि अगर आप अगेंस्ट द टाइड जा रहे हो ना, इन वट एवर वे, तो आप हो जाओगे आउटकास्ट। जो एक कहानी पढ़ी थी हमने फणीश्वर नाथ रेणु की बचपन में, बिहार के गांव वगैरह की कहानी थी वो, जहाँ पे गांव का नाम इस तरीके से फलाना टोला नाम होता है। तो उसमें एक टोले में एक लाइट आती है जिसको आई थिंक उसको पेट्रोमैक्स या कुछ कहा जाता था उस टाइम, जिसमें एक फिलामेंट होता था जो गैस से चमक के जलता था। तो वो चमकने वाले फिलामेंट से बहुत अच्छी लाइट होती थी, मुकाबले कैंडल या लालटेन, अगर आप लोगों को पता हो क्या होती है, लैंटर्न जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसके मुकाबले। क्योंकि बिहार के गांवों में तो 15-20 साल पहले तक जो डीप अंदर गांव है, लैंटर्न से उजाला किया करते थे लोग। बिजली तो या तो पहुंची नहीं थी या तो पहुंच गई थी, तो मतलब कनेक्शन जो बिजली का चलता है वो चलता नहीं था। तो एनीवे, तो वो पेट्रोमैक्स की जो लाइट होती है उसको पंच लाइट, उसको जैसे सिकंदर का, अलेक्जेंडर का सिकंदर बन जाता है, वैसे ही देसी भाषा में उसे पंच लाइट कहा जाता है। तो पंच लाइट फणीश्वर नाथ रेणु, अगर आपको नहीं पता, बहुत फणीश्वर नाथ नाम है उनका, रेणु उनका लेट से लकब या जो भी कहते हैं वो लिया है उन्होंने, तखल्लुस। तो उनकी जो वो स्टोरी थी पंच लाइट, उसमें पंच लाइट आ जाती है एक टोले में, एक गांव में, और उससे ना उन सबका वो बढ़ जाता है कि भाई हमारे टोले में पंच लाइट आ गई, अब हमारी फुल टोर होगी, हमारी चौड़ बढ़ेगी। पर चक्कर ये होता है कि किसी को पता ही नहीं होता कि उसे चलाना कैसे है, उसे लाइक बालना या उसको लाइट अप कैसे करना है। जिस एक व्यक्ति को पूरे टोले में पता होता है, उसका उन्होंने किया हुआ होता है हुक्का पानी बंद। ठीक है, उसका सामाजिक बहिष्कार किया होता है, क्योंकि वो मूवी की लैंग्वेज में सलीमा के गाने गाता है और सीटियाँ बजाता है, जिससे कि समाज का जो बैलेंस है वो ख़राब होता है, लड़कियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो उसे मोरली करप्ट कैरेक्टर का व्यक्ति समझ के साइड कर दिया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था सामाजिक। हुक्का पानी बंद करना उसे कहते हैं। तो आई थिंक उन्होंने कोई और टर्म यूज़ की थी, क्योंकि हुक्का पानी आई थिंक मोर ऑफ हरियाणा की टर्म है, हरियाणा साइड की या वेस्टर्न यूपी की। बिहार ईस्टर्न यूपी की कोई और टर्म है, मुझे भी एग्जैक्टली वो टर्म याद नहीं आ रही। तो वो हो जाएगा आपका अगर आप लीक से हट के कोई चीज़ करोगे फिल्म इंडस्ट्री में। सेम इंडिया में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, यूएसए में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। फुली डोमिनेटेड बाय लेफ्ट आइडियोलॉजी और बाय पीपल हु हैव द आइडियोलॉजी ऑफ द लेफ्ट,
जहाँ भी आपने इससे हट के बात की किसी भी संदर्भ में, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, सामने से कोई कुछ नहीं बोलेगा, धीरे धीरे आपका सब सब कुछ गायब होता चला जाएगा। पता चलेगा भाई इतने दिनों में जो कांटेक्ट और ये सब कुछ बनाया था सब खत्म हो गया। अब है ऐसा भाई, ऐसी फुल तानाशाही है अब इन सम वे शेप और फॉर्म फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। और ये चीज़ कोई इंडिया की दिक्कत नहीं है, ये पूरी दुनिया की दिक्कत है। यूएसए में भी एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है। बट अगेन भाई, जैसे यूएस में आपको दिख जाएगा कि एंजल स्टूडियो नाम का है हॉलीवुड में, वो भी यही मूवी बनाता है। इंडिया में भी इस तरीके के आपको, बट अगेन ये थोड़े छोटे होते हैं साइज़ में, इनकी रीच कम होती है, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं। बट काउंटर कल्चर की चीज़ें बन जाएंगी इंडिया में भी। तो उस चीज़ के लिए मैंने जो इतनी लंबी बकवास की, उसका सिंपल मतलब ये था कि क्रेडिट, चाहे अमेजिंग मूवी बनाने का क्रेडिट ना जाता हो विवेक अग्निहोत्री को, बट ग्राउंड ब्रेकिंग सोच का, लीक से हटके सोच का, आउट ऑफ द बॉक्स सोच का, और इस काउंटर मूवमेंट को स्टार्ट करने का क्रेडिट ज़रूर विवेक अग्निहोत्री जी को जाता है। तो इस बात के लिए उनको बधाइयाँ। अब उनकी जो ये फिल्म है द बंगाल फाइल्स, उसका ट्रेलर देखते हैं। मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ, इसीलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ बंगाल दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है। क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों? ओके हाँ, ये ठीक है, टीज़र भी कह सकते हैं इसे, वैसे ट्रेलर लिखा हुआ है तो ओके, टीज़र ही लिखा हुआ है एक्चुअली। तो यही इसका जो मुझे ट्रेलर जो मिला है, इसके अलावा मुझे और कोई एक्चुअली ट्रेलर नहीं मिला। तो बेसिकली ये टीज़र ही है। 5 सितंबर को मूवी आएगी, ठीक है। पहले बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी मूवी का ट्रेलर देखता हूँ जो मूवी अभी आई नहीं है। अदरवाइज मोस्टली मैं उन मूवीज़ की ट्रेलर देख रहा होता हूँ जिनकी मूवीज़ को आए हुए भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया है। स्टोरी टेलिंग की जो टेक्निक्स होती है ना, वो आपको क्लियरली इस टीज़र के थ्रू भी दिख रहा है कि बेटर हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्टोरी टेलिंग का, या लेट से तरीका होता है, वो होता है इमेजेस के थ्रू या फिर चिन्हों के थ्रू। चिन्ह को अंग्रेज़ी में जो भी कहेंगे, साइन नहीं, इमेजरी ही रिलेटिवली वर्ड मुझे मिल रहा है चिन्ह के लिए, जिस सेंस में मैं चिन्ह वर्ड को यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ। उसमें काफ़ी तगड़ा खेला है इन्होंने, जो वो मल्टीपल हाथों वाली एक सिलुएट आपको दिखती है जलती हुई, क्योंकि उन्होंने मूर्ति नहीं दिखाई, क्योंकि फिर वो शायद, देखो इंटेलिजेंस देखो, क्योंकि ना अच्छी स्टोरी टेलिंग बड़ी इंटेलिजेंट होनी ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से उसकी जो क्वालिटी है वो आएगी। उसमें आपको कह भी देना होता है, नहीं भी कहना होता, मैसेज भी डिलीवर कर देना होता है। और क्योंकि समाज में हर जगह हर वक्तों में किसी ना किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस ऑलवेज लागू थे, हमेशा लागू थे कटु सत्य बोलने के ऊपर, तो जो कलाकार की क्वालिटी होती थी वो होती ही इस चीज़ में थी कि वो ऐसे कह दे कि आप उसे कह भी नहीं सकते कि भाई ये तुम क्यों बोल रहे हो या नहीं बोलना चाहिए, और बात भी पता चल जाए। अब जैसे उन्होंने वो बेसिकली एक, अगर हम सच बोलें तो वो जो माँ दुर्गा हैं उनकी आकृति है वो, राइट, बट उन्होंने सिलुएट दिखाया, उन्होंने प्रॉपर पिक्चर या उन्होंने मूर्ति नहीं दिखाई, जिससे कि जो भावनाएं आहत होने वाला एस्पेक्ट है उससे सेव किया जा सके। हालांकि यार
भारत का जो न्यायिक व्यवस्था है और जिस लेवल का यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कुछ भी करके, तो आप किसी भी बात से अपने आप को 100% नहीं कह सकते कि हाँ हमने बचा ही लिया अपने आप को। बट एनीवे, तो एक वो चीज़ है, मुझे वो बड़ा इम्प्रेसिव लगा। और क्योंकि और बंगाल का बहुत बड़ा प्रतीक माँ दुर्गा की जो मूर्ति है वो है, दुर्गा पूजा के लिए फेमस है बंगाल। अगर किसी एक चीज़ के लिए बंगाल फेमस है तो माँ दुर्गा के आसपास जो फेस्टिवल हैं और उनसे रिलेटेड आइकॉनोग्राफी वगैरह, आइकन्स, चिन्हों का जो सही वर्ड है आइकन, मुझे एकदम से याद आ गया। तो आइकन का बड़ा अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया है उस तरीके से कि बेसिकली वो बंगाल को रिप्रेजेंट करती हैं और उनको नहीं दिखाते हुए, उनका सिलुएट दिखाते हुए बर्न होते हुए दिखाया है, जिसका मतलब ये है कि बेसिकली बंगाल बर्न हो रहा है। तो वो मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा एक। दूसरा मुझे लगता है इन्होंने ना जो आर्टिस्ट की थोड़ी सी वैरायटी बढ़ाई है। हर किसी को इन्होंने शोक और गुस्से वाला ही जो उसका मोमेंट था वही उन्होंने कैच किया है इसके लिए। उससे आपको ये पता चल रहा है कि ये पूरी मूवी कुछ सुपर सीरियस इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। मेरी जो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से जो जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे लिया था आज़ादी से जस्ट पहले, जिसकी वजह से बंगाल को या पाकिस्तान की बनने की मांग को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, उसमें जो इवेंट्स हुए थे, उसमें जो दंगे हुए थे, उसमें जो लोग मारे गए थे, जिन्होंने अपना चीज़ें खोई थी ज़िंदगी में, बेसिकली राइट्स आपको अगर आपको नहीं पता, अगर आपने कभी देखा नहीं है इस तरीके का राइट, ये ह्यूमैनिटी के सबसे गंदे चेहरों में से एक चीज़ होती है जो रायट होता है। और अगेन मैं किसी का भी ये नहीं कह रहा कि किसने किसके प्रति किया। रायट अगर कहीं पे भी हो रहा है, रायट जिसे इंडियन सेंस में रायट कहते हैं, क्योंकि एक फुटबॉल या सॉकर के बाद भी, मैच के बाद रायट होता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो रायट जिसमें लाइक किलिंग भी इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है। पर्सनली मुझे वो वॉर से भी डार्क चेहरा लगता है ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का। वॉर में लोग ज़्यादा मरते हैं, लेकिन राइट में जो दरिंदगी इन्वॉल्व है ना, वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं होती। या तो जो मैसकर किया जाता है वॉर के बाद किसी आम जनता का, वो इस लेवल की डार्कनेस अपने साथ रखता है। तो डायरेक्ट एक्शन डे में इसी तरीके के मैसकर्स हुए थे, इसी तरीके के राइट हुए थे, जिसमें कि बड़ी संख्या में, क्योंकि जिन्ना ने इनिशिएट किया था तो मुस्लिम्स के द्वारा हिंदूज़ के ऊपर किया गया। हम सब को ये चीज़ ऊपर ऊपर से पता है, कभी भी इस पर डिस्कशन नहीं होती, कभी भी इस पर लाइक इस चीज़ को एग्जामिन नहीं किया था कि क्या हुआ, लोगों को सज़ा मिली, कैसे ये हो गया, क्या उसके लिए कंडेम किया गया जिन लोगों को कंडेम करना चाहिए था, क्या उसके लिए उन लोगों को कानून के दायरे में लाया गया जिनको लाना चाहिए था। हम कभी इस पर बात नहीं करते। और जैसे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की एक पूरा प्रोसेस जैसे अफ्रीका में हुआ था ना, साउथ अफ्रीका में, उस तरीके का कोई प्रोसेस हुआ ही नहीं कभी इंडिया में। जो जो चीज़ें पास में हुई उसको बस चलो कम्बल के नीचे डाल दो। और जब भी लोग नेहरू को देशद्रोही और गद्दार और क्या कुछ बोलते हैं, तो मैं हमेशा उसे डिफेंड करता हूँ कि नहीं यार, तुम व्यक्ति को आज के विजन के हिसाब से जज नहीं कर सकते बैक में जाके, पास्ट में जाके, क्योंकि व्यक्ति अपने वक्त में सही डिसीजन ले रहा होता है, वो सही या गलत बाद में जाके प्रूव होते हैं। तो मैं ये डिफेंस देता हूँ नेहरू का। लेकिन कुछ चीज़ें हैं नेहरू की जो इनडिफेंडेबल हैं। फॉर एग्जांपल, समाज को जोड़े रखने के लिए सच को पूरी तरीके से दबा देना, आई डोंट थिंक, फिर तुम्हारा सच भी नहीं छुपेगा, फिर तुम्हारा सच भी सामने आएगा और समाज भी टूटेगा। समझ रहे हो ना? जैसे अपने आप को बचाने के लिए, अगर आपने शैतान से सौदा कर लिया ना, तो आप भी नहीं बचोगे, और जो शैतान से आप लड़ते, आपकी इंटेग्रिटी भी चली गई। ये उस टाइप की चीज़ होती है। बट एनीवे, मूवी का मुझे टीज़र बढ़िया लगा, क्वालिटी वाइज भी, टू बी ऑनेस्ट। और जो इसमें डायरेक्शन दिया गया है आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मुझे अच्छा लगा। देखते हैं, मूवी आती है, आई लुक फॉरवर्ड टू इट, और देखते हैं कि इन्होंने इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल किया है और कैसे इस कहानी को कहा है। और फाइनल ये बात कहना चाहूँगा कि होपफुली ये मूवी किसी ना किसी तरीके के कानूनी उसमें ना फंस जाए। जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कि जो एक टेलर थे उदयपुर में, उनके ऊपर जो मूवी बनी थी उदयपुर फाइल्स, उसके साथ हुआ। और आई होप कि हमारे देश के सारे समाज ही इस तरीके से सोचें। उसका रीज़न ये है कि ठीक है,
किसी बात से हो सकता है आप अग्री ना करो, पॉलिटिकली सोशली अग्री ना ही नहीं आप करते एक बात से या एक आर्ग्यूमेंट से, पर अगर आप वो बोलने या अपना ओपिनियन देने या अपने सोच को सामने रखने की जो कैपेसिटी है उसको ही कर्ब कर दे रहे हैं, आप सामने वाले को बोलने ही नहीं दे रहे किसी भी तरीके से, कानूनी तरीका ही चाहे उसके लिए इस्तेमाल किया जाए, चुप करा देने के लिए, गैग ऑर्डर, ये वो बड़े सारे तरीके होते हैं कानूनी लीगल। इसका मतलब ये है कि किसी भी समाज के पास देश में या तो उसके साथ गलत हो रहा है, या तो अगर वो अपनी बात करने की कोशिश कर रहा है तो उसे फिर बात नहीं करने जा रही, कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से। ये है कि आप ना डब्बे में गैस को टाइट किए जा रहे हो, ठीक है, और थोड़ी सी भी जैसे फिजिकल फिनोमिनन्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप एक लिमिट के बाद किसी चीज़ को टाइट नहीं कर सकते, फिर वो फट जाएगा पूरा सिस्टम। फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक फ़ायदा यही होता है क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब समाज, इंसानों से जुड़ के समाज बना है और समाजों से जुड़ के नेशन बना है, तो हमें एक दूसरे के साथ कोई ना कोई लेवल पे ग्रीवेंसेस तो आते ही रहेंगे। एक गली में जहाँ 10 घर होते हैं वहाँ भी पड़ोस के लोगों के आपस में एक दूसरे से छोटे मोटे ग्रीवेंस चलते रहते हैं। कोई कहता है भाई आपके एरिया में ये जगह साफ़ नहीं रहती, कोई कहता है आपने किसी चीज़ से इस एरिया को ब्लॉक किया हुआ है, कोई कहता है भाई आपके घर से शोर आता है, बड़े सारे एक दूसरे के साथ ग्रीवेंस एक मोहल्ले में रहने वाले या गली में रहने वाले लोगों को भी हो सकते हैं। तो जब एक नेशन है जिसके अंदर डिफरेंट समाज रहते हैं, उनको तो आपस में बड़े सारे बड़े बड़े लेवल के इश्यूज आएंगे ही आएंगे। एक डेमोक्रेटिक समाज, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्री स्पीच सोसाइटी के होने का फ़ायदा ही ये है, उसके होने की सेंस यही है, उसका एडवांटेज ये है कि लोग अपने ग्रीवेंसेस को सामने रख पाते हैं और उनको एड्रेस कर पाते हैं। उनकी, मेरे को विवेक रामास्वामी का एक बड़ी अच्छी लाइन लगती है जो अब उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में बोली थी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्ब हो रही है वेस्ट में उसके ऊपर, कि अगर आप लोगों को बोलने नहीं दोगे ना तो फिर वो फिज़िकल उस पर उतर आएंगे। और ये एक बड़ी इंटेलिजेंट दूरगामी सोच वाली लाइन है। और हमारे देश में चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, सरकार हो, जो लोग डिसीजन लेते हैं वो हो, उनमें से कोई भी हो, उनको भी कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आप किसी एक समाज को किस हद तक दबाना चाहते हो और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं।